नमस्कार दोस्तों आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो आपके और आपके परिवार की जेब से सीधा जुड़ा हुआ है। दिग्गज बैंकर उदय सुरेश कोटक साहब ने एक बहुत ही बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि देश एक बड़े आर्थिक शॉक के लिए तैयार हो जाए। अब तक हमें शायद अंदाजा नहीं हो रहा था, लेकिन आने वाले वक्त में इसका असर हर हिंदुस्तानी को महसूस होगा। आखिर क्यों कोटक साहब जैसा अनुभवी व्यक्ति ऐसी चेतावनी दे रहा है, और क्यों प्रधानमंत्री मोदी को एक नहीं बल्कि दो बार जनता से कुछ खास अपील करनी पड़ी है। आज के इस वीडियो में हम इसी 3 फोल्ड प्रॉब्लम का पूरा कच्चा चिट्ठा खोलेंगे। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज की बात सिर्फ डॉलर और रुपए की नहीं है। आज देश की आर्थिक भविष्य की बात होगी। पिछले कुछ समय से पीएम मोदी बार बार 3 चीजों पर ज्यादा जोर दे रहे हैं। ये कोई छोटी मोटी सलाह नहीं है, बल्कि गिरते रुपए को बचाने का एक इमरजेंसी प्लान है। सबसे पहले इंटरनेशनल ट्रैवल। मोदी जी अपील कर रहे हैं कि अगर बहुत ज़रूरी ना हो तो विदेश यात्रा टाल दें, घूमना फिरना देश के अंदर करें। क्यों? क्योंकि जब आप बाहर जाते हैं तो आप डॉलर खर्च करते हैं, जिससे देश की करेंसी रिजर्व जो है वो कम होता है। नंबर 2, गोल्ड। सोना खरीदना भारत की परंपरा है, लेकिन इस वक्त देश की इकोनॉमी पर बोझ बन रहा है। सरकार ने गोल्ड पर इंपोर्ट ड्यूटी 15% और सिल्वर पे 6% तक बढ़ा दी है, ताकि लोग इसकी खरीदारी कम करें। तीसरा, ईंधन, फ्यूल। तेल, डीजल और गैस का बेहिसाब इस्तेमाल बंद करें। साथियों, मैंने पिछले 12-14 घंटे तक इस पर रिसर्च किया और मुझे समझ में आया है कि मोदी जी की ये अपील इस बड़ी समस्या का सिर्फ 50% हिस्सा ही ठीक करेगी। यानी कि 50% हिस्सा ही है। ये एक टेम्परेरी सोल्यूशन तो हो सकता है, लेकिन असली बीमारी कहीं और है। और इसलिए आज के इस वीडियो में हम उस असली बीमारी को जानने की कोशिश करें। प्रॉब्लम को मैंने नाम दिया है 3 फोल्ड प्रॉब्लम। तो आइए जानने की कोशिश करते हैं कि भारत कैसे इस 3 फोल्ड प्रॉब्लम में फंसता नजर आ रहा है। और यकीन मानिए, इसके पीछे सिर्फ रूस, यूक्रेन या मिडिल ईस्ट की जंग नहीं है। पहला कारण है इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का अंतर, ट्रेड डेफिसिट। हम आज भी आत्मनिर्भर भारत और मैन्युफैक्चरिंग हब बनने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कड़वा सच ये है कि हमारा इंपोर्ट बिल हमारे एक्सपोर्ट से कहीं ज्यादा है। हम सामान बेच कम रहे हैं और बाहर से खरीद ज्यादा रहे हैं। जब हम खरीदते हैं तो हमें पेमेंट डॉलर में करनी पड़ती है, और यहीं से रुपए पर दबाव शुरू हो जाता है। दोस्तों, बात करते हैं दूसरे पॉइंट की, जो सबसे ज्यादा चौंकाने वाला पॉइंट है। भारत का FDI, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, इसका एक्सोडस यानी पलायन हो रहा है। कुछ डेटा देखिए। 2026 के शुरुआती 4 महीनों में लगभग 1,92,000 करोड़ रुपए की FDI भारत से बाहर निकल गई है। सिर्फ मार्च के महीने में ही 1,17,000 करोड़ रुपए का विड्रॉल हुआ है। अब ये कंपनियां भाग क्यों रही हैं? क्या वो सरकार से नाराज हैं? नहीं। गूगल, अमेजन जैसी दिग्गज कंपनियां अपना पैसा भारत जैसे मार्केट से निकाल कर AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की रिसर्च में लगा रही है। अब भारत इसमें पीछे छूट रहा है, और ये पैसा जा कर रहा है जापान, ताइवान और साउथ कोरिया जैसे देशों में, जो कि AI रिसर्च में हमसे आगे निकल चुके हैं। अब इसके बहुत सारे रीजंस हैं, जिसको किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। अब आते हैं अपने आज के विषय पे। अब यहाँ AI में हम पीछे छूट रहे हैं। आज AI की असली रिसर्च और मैन्युफैक्चरिंग जापान, ताइवान और दक्षिण कोरिया जैसे देशों में हो रही है। ये कंपनियां वहाँ पैसा लगा रही हैं, क्योंकि वहाँ सेमीकंडक्टर और AI चिप का इकोसिस्टम तैयार है। अगर भारत ने भी IT की तरह AI में भी समय रहते कंधे से कंधा मिलाया होता, जिस तरह की IT क्रांति हमारे देश में हुई, वैसे ही AI क्रांति भी हुई होती, तो आज ये डॉलर बाहर ना जा रहे होते। एक रिपोर्ट तो यहाँ तक कहती है कि AI की वजह से भारत की IT इंडस्ट्री को आने वाले 5 सालों में $10 बिलियन प्रति वर्ष का नुकसान हो सकता है। दोस्तों, बात करते हैं तीसरी समस्या की, इंटरनेशनल मार्केट और क्रूड ऑयल। जंग की वजह से कच्चे तेल की कीमतें आसमान छू रही हैं। भारत को अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए डॉलर खर्च करके तेल खरीदना पड़ रहा है। एक तरफ हमें तेल के लिए ज़्यादा डॉलर चाहिए, दूसरी तरफ FDI के रूप में डॉलर देश से बाहर जा रहा है। इसी वजह से रुपया आज 94 से 95 रुपए के स्तर तक पहुंच चुका है। दोस्तों, जब रुपए की हालत बिगड़ती है तो RBI मार्केट में डॉलर छोड़ता है, ताकि रुपए को सहारा मिल सके। इसे ऐसे समझिए कि रुपए को बुखार चढ़ा है और RBI उसे पैरासिटामोल यानी कि डॉलर दे रहा है। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार फॉरेक्स रिजर्व करीब $700 बिलियन है, लेकिन खबर यह है कि रुपए को स्थिर करने के चक्कर में RBI पहले ही $40 बिलियन फूंक चुका है। अब RBI ने संकेत दिए हैं कि वो और ज्यादा डॉलर खर्च करने को तैयार नहीं है। वो अपने रिजर्व को सिर्फ करेंसी बैलेंस करने के लिए खत्म नहीं करना चाहता। यहाँ हमें चीन और जापान से सीखना होगा। उन्होंने कभी भी इकोनॉमी को सिर्फ डॉलर की तुलना में नहीं देखा है। उन्होंने अपनी पूरी ताकत मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट बढ़ाने में लगा दी।
बदकिस्मती से हम आज भी 2012-13 के डॉलर रेट से आज के रेट की तुलना करते हैं, जबकि हमें यह नहीं पता कि उस वक्त रुपए को कृत्रिम आर्टिफिशियल तरीके से सहारा देने के लिए कितना पैसा पंप करना पड़ा था और इसी वजह से भारत की अर्थव्यवस्था फ्रजाइल 5 में पहुंच गई थी। लेकिन दोस्तों, इस संकट की घड़ी में भी देश के बड़े उद्योगपति कंधे से कंधा मिला के खड़े हो गए हैं। यह हिस्सा बहुत गौर से सुनिए। सुधा मूर्ति जी राज्यसभा सांसद और इन्फोसिस फाउंडेशन की फाउंडर हैं। उन्होंने कहा कि पीएम की अपील सिर्फ बचत नहीं बल्कि एक राष्ट्रीय कर्तव्य है। उन्होंने वर्चुअल मीटिंग्स को बढ़ावा देने की बात कही है। सुनील भारती मित्तल, उन्होंने इसे एक स्ट्रेटेजिकल अपॉर्चुनिटी माना है। उन्होंने कहा कि अब वक्त आ गया है कि हम अपनी इंपोर्ट डिपेंडेंसी को कम कर और देश के अंदर रिन्यूएबल एनर्जी में इन्वेस्ट करें। श्रीधर वेम्बू, जोहो सीईओ, जोहो ने अपनी वर्क फ्रॉम होम पॉलिसी को फिर से लागू करने का फैसला किया है ताकि कर्मचारी फ्यूल बचा सकें। वे खुद अपनी फार्मिंग में डीजल का उपयोग कम से कम कर रहे हैं। हर्ष गोयनका और अनुपम मित्तल, इन दिग्गजों ने भी हाइब्रिड वर्क मॉडल और वीकली वर्क फ्रॉम होम घोषित कर दिया है। कॉर्पोरेट जगत का रिस्पांस बहुत जबरदस्त है। एक्सिस बैंक, पीडब्ल्यू इंडिया, मैनकाइंड फार्मा, नेस्कॉम, इन सब ने नॉन एसेंशियल ट्रैवल पर रोक लगा दी है। फिजिकल मीटिंग को जूम कॉल्स में बदला जा रहा है। तो दोस्तों, इस सारी रिसर्च का सार क्या है? जंग ने हमें एक झटका तो दिया, इसमें कोई शक नहीं है, और हमारी नींव भी थोड़ी कमज़ोर थी। एक्सपोर्ट इंपोर्ट में जो अंतर था वो था, और एआई में भी हम पिछड़ रहे थे, और यही वजह थी कि मोदी जी को ये अपील करनी पड़ी है। अब समय आ गया कि हम अपनी कमियों को दूर करें। देश में दो तरह के लोग होते हैं, एक वो जो हर चुनौती को देश के लिए कुछ करने का मौका समझते हैं, जैसे कि सुधा मूर्ति, श्रीधर वेम्बू, और दूसरे वो लोग जो हर चुनौती को सिर्फ एक पॉलिटिकल नैरेटिव बनाने का जरिया समझते हैं, जैसे कि राहुल गांधी। दोस्तों, आप सबसे मेरा एक सवाल है और कमेंट बॉक्स में आंसर ज़रूर दीजिएगा। अगर हज़ारों करोड़ों की कंपनियां अपने नियम बदल सकती हैं, तो क्या हम एक नागरिक के तौर पर अपनी सुख सुविधाओं में थोड़ी सी कटौती नहीं कर सकते? क्या हम अपनी गैर ज़रूरी यात्राएं कम नहीं कर सकते हैं? देश सिर्फ संसद में लिए गए फैसलों से नहीं, बल्कि आपके और हमारे द्वारा लिए गए छोटे छोटे फैसलों से बनता है। अगली बार जब कोई इसे राजनीति कहे, तो उससे सवाल पूछिए कि आपने देश के लिए किया क्या है। अगर आपको यह एनालिसिस पसंद हो तो इसे शेयर ज़रूर करें। देश को जागरूक करना हमारी साझा जिम्मेदारी है। लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।